अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चैनलवर पुन्हा मनपूर्वक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो की स्टार्टिंग देखकर आपके मन में एक प्रश्न निर्माण हो रहा होगा कि सर ने ये वीडियो बाहर शूट क्यों की है, स्कूल में या क्लास में ये वीडियो शूट क्यों नहीं किए होंगे। हाँ, इसके पीछे बच्चों वजह है, और ये वजह है कि आज जो कविता हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं उस कविता का नाम ही है भिन्न भिंतीची शाळा। म्हणजे भिंत नसलेली शाळा, मतलब दीवारें नहीं है ऐसी स्कूल, यानी बगैर दीवारों की स्कूल। तर चला विद्यार्थ्यांनो, आज आपण विषय मराठी संयुक्त इयत्ता 9व्या वर्गाची कविता 6वी भिन्न भिंतीची शाळा या कवितेचे कवी आहेत ग.दी. माडगूळकर। या कवितेमध्ये कवीने आपल्याला निसर्ग हा एकमेव गुरु आहे, तो आपला खरा गुरु है, हा संदेश दिलेला है। बच्चों, अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे YouTube चैनल माझी मराठी को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और आगे आप इसे शेअर भी कर सकते हैं। तर चला विद्यार्थ्यांनो, आता आपण सुरुवात करूया या आपल्या भिन्न भिंतीची शाळा या कवितेची। चला, सर्वात पहले आप अपनी पुस्तकें, मराठी की पुस्तकें काढू। देखो, आपको दिखाई दे रहा मराठी की किताब। बच्चों, इस वीडियो में हम इस कविता का स्पष्टीकरण और स्वाध्याय यानी कृति भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला। चला, आता थोडक्यात आपण कवी परिचय बघू। चलो, शॉर्ट में हम कवी परिचय देख लेते हैं। ग.दी. माडगूळकर 1919 आणि मृत्यू 1977। ते प्रसिद्ध कवी, गीतकार, लेखक, पटक, कथालेखक, कादंबरीकार, गीत रामायणकार होते। जोगिया, चैत्रबन, वैशाखी, पुरिया इत्यादी गीत संग्रह, गीत गोपाल, गीत सौभद्र ही काव्य निर्मिती, कृष्णाची करंगडी, तुपाचा नंदादीप हे कथासंग्रह, आकाशाची फळे, उभे धागे आळवे धागे या कादंबऱ्या प्रसिद्ध। भारत सरकारने पद्मश्री हा किताब देऊन त्यांचा गौरव केला आहे। तर आपल्याला कळून चुकते की लेखक ग.दी. माडगूळकर यांना मराठी साहित्यामध्ये खूप दांडगा अनुभव है। तो अब देखते बच्चों कि इस कविता में कवि ने हमें क्या संदेश दिया है, क्या बोध दिया है। तो देखते हैं। प्रस्तुत कवितेत अनौपचारिक शिक्षणाचे महत्त्व कवीने सोप्या सरल शब्दात मांडले आहे। तो इस कविता में कवि ने अनौपचारिक शिक्षण का महत्व बिल्कुल सोपे सिंपल लैंग्वेज में प्रस्तुत किया है। तर निसर्ग हाच आपला खरा गुरु आहे, म्हणजे मतलब नेचर इज द बेस्ट टीचर फॉर अस। इसका स्पष्टीकरण कवि ने इस कविता में किया है। मतलब कि नेचर यानी निसर्ग हमारा सबसे अच्छा गुरु है, सबसे अच्छा उस्ताद है। निसर्ग के जो घटक है, कौन से झाड़े, वेली, पशु, पाखरे, मुंग्या, भुंगे, ओढे, ओहळ, मधमाशी, ऊन, परहा, चांदण्या, अतोनात हे सगळे काय आहेत, निसर्गाची घटक आहेत आणि हीच आपली गुरु आहेत। ते आपल्याला काही ना काही शिकवतात, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो देखते हैं इस कविता में कवि ने हमें किस तरह से इस अनौपचारिक शिक्षण का महत्व समझाया है। अच्छा, शिक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक शिक्षण आणि दुसरं अनौपचारिक शिक्षण। दोन्ही शिक्षण आपल्या स्थळी आपल्या ठिकाणी महत्वपूर्ण आहेत, दोनों अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। लेकिन औपचारिक शिक्षण मतलब क्या? औपचारिक शिक्षण मतलब स्कूल में या किताबों के जरिए दिया गया शिक्षण, उसे कहेंगे हम औपचारिक शिक्षण।
और अनौपचारिक शिक्षण मतलब क्या, कि वो शिक्षण जो हमें कुदरत से सीखने को मिलता है, जो कुदरत के घटकों से हमें सीखने को मिलता है, उसे कहते हैं अनौपचारिक शिक्षण। तो इस कविता में कवी ग.दि. माडगूळकर इन्होंने हमें अनौपचारिक शिक्षण म्हणजे आपल्याला त्यांनी अनौपचारिक शिक्षणाचे महत्त्व या कवितेमध्ये विशद केले आहे। चला, तो बच्चों अपनी अपनी मराठी किताबें और एक पेंसिल आप लोग निकाल लेंगे, ताकि जब आपको शब्दार्थ समझाया जाए, एक्सप्लेनेशन समझाया जाए, तो आप उसे नोट करें। बिन भिंतीची उघडी शाळा, लाखो इथले गुरु, झाडे वेली पशु पाखरे यांशी गोष्ट करू। चलो बच्चों, हम पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। भिंतीची, बिन भिंतीची मतलब बगैर दीवारों की, स्कूल मतलब शाला, शाला मतलब स्कूल। लाखों इथले गुरु, गुरु मतलब उस्ताद, यहाँ पर लाखों उस्ताद है। झाड़े वेली पशु पाखरे मतलब दरख्त, बेल, जानवर और परिंदे। यांशी गोष्ट करूं मतलब इनसे हम बात करते हैं, इनसे हम हितगुज करते हैं। तो कवि कहते हैं कि निसर्ग हमारा बहुत अच्छा सच्चा उस्ताद है, और इसकी स्कूल बगैर दीवारों की होती है, और ये स्कूल हमेशा खुली रहती है। बगैर दीवारों की स्कूल हमेशा खुली रहती है, और इस स्कूल में, इस कुदरती स्कूल में लाखों गुरु है, लाखों उस्ताद है। जैसे झाड़, बेली, पशु पाखरे, और इनसे हम बात करेंगे, इनसे हम सीखेंगे। तर कवी म्हणतात की नैसर्गिक शाळा सुरू झालेली आहे, आणि या शाळेची कसलीही भिंत, या शाळेत कसलीही भिंत नाही, या शाळेत कसलेही बंधने नाही, आणि या शाळेमध्ये लाखो गुरु आहेत, लाखो शिकवणारे घटक आहेत। जसे झाडे, वेली, पशु पाखरे ही निसर्गातील घटक आमचे गुरु आहेत, आणि यांच्याशी आपण बोलून, गोष्ट करून आपण शिक्षण घेऊ, अशी कवी आपल्याला संदेश देतात। चलो अब देखते हैं हम सेकंड स्टेंजा। बघू बंगला या मुंग्यांच्या, सूर ऐकू या त्या भुंग्यांच्या, फुला फुलांचे रंग दाखवित फिरते फुलपाखरू। हाँ बच्चों, पहले शब्दार्थ देख लेते हैं हम लोग। मुंग्या, मुंग्या मतलब चींटी, भूंगे मतलब भंवरे, फुला फुलांचे मतलब फूलों फूलों के, फिरते फुलपाखरू मतलब इधर उधर घूमते, इधर उधर टहलते तितलियाँ। फुलपाखरू मतलब बच्चों तितलियाँ। तो कवि कहते हैं कि चलो हम इस कुदरती स्कूल में सीखते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो हमें मुंगियों का बंगला देखना है, देखना चाहिए। हमें भंवरों का गुनगुनाना वो हमें सुनाई देना चाहिए, सुर उनका सुनाई देना चाहिए। और जो फूलों का रंग हमें दिखा रही है वो तितलियाँ, हमें इधर उधर से हमें रंगों का ज्ञान, रंगों का नॉलेज वो हमें सिखा रही है। तर कवी म्हणतात की या नैसर्गिक शाळेमध्ये अनेक गुरु आहेत, तर चला आपण यांच्याशी आपण शिक्षा म्हणजे प्राप्त करू। चला आपण मुंग्यांचा बंगला बघू। बंगला म्हणजे वारूळ, आणि भुंग्यांचं सूर म्हणजे संगीत आपण ऐकू, आणि या फिरत्या इकडे तिकडे फिरते फुलपाखऱ्यांकडून आपण फुलांपासून मिळणाऱ्या रंगांचे ज्ञान मिळवू। चलो अब देखते हैं हम थर्ड स्टेंजा। हिंडू ओढे ढूंढू ओहळ, झाडावरचे काढू मोहळ, चिडत्या डसत्या मधमाशांशी जरा सामना करू। तो शब्दार्थ, तो चलो बच्चों हम शब्दार्थ देख लेते हैं। हिंडू, हिंडू मतलब घूमना, ओढ़े, ओढ़े मतलब नाले, ढूंढू मतलब ढूंढना, शोधने, आणि ओढ़, ओहळ, ओहळ मतलब बच्चों होते हैं चश्मे। झाड़ावरचे मतलब दरख्तों के ऊपर के,
काढ़ू मतलब निकालना और मोहड़ मतलब मधुमक्खी के छत्ते। चिड़तै मतलब जिसको हम बोले गुस्सेल। मधमाशा मतलब मधुमक्खी। सामना करने मतलब मुकाबला करने। तो कवि कहते हैं कि चलो हम बाहर जाके नाले घूमेंगे और चश्मे ढूंढेंगे और जो झाड़ों के ऊपर ये जो मधुमक्खियों के छत्ते हैं ये हमें निकालेंगे, हम निकालेंगे। और जब उनके छत्ते निकालने के बाद जब मधुमक्खियाँ चिढ़ जाएंगी, गुस्सेल हो जाएंगी, जब हमें वो काटेंगी तो हम उनका मजबूती से सामना करना सीखेंगे। कवी म्हणतात की, अब देखते मराठी में, कवी म्हणतात की चला विद्यार्थ्यांनो, चला मुलांनो, आपण बाहेर ओढे हिंडू आणि ओहळ आपण शोधून काढू आणि या झाडावर असलेले मोहळ म्हणजे मधमाशींचे पोळे हे आपण काढू आणि पोळे काढल्यावर म्हणजे मोहळ काढल्यावर जेव्हा मधमाशा यांना राग येईल, जेव्हा त्या आपल्यावर चिडतील तर त्या आपल्याला डसायला येतील आणि तेव्हा आपण त्यांच्या दाटून सामना करू। अशा प्रकारे लेखक आपल्याला या नैसर्गिक घटकांपासून जे शिकायला मिळते ते आपल्याला सांगत आहे। लास्ट टेन्स। भल्या सकाळी उन्हात नाऊ ऐन दुपारी पर्यात पोहू सायंकाळी मोंजू चांदण्या गणती त्यांच्या करू। चलो शब्द देख लेते बच्चों। भल्या सकाळी मतलब सुबह सवेरे, उन्हात मतलब धूप में, न्याऊ मतलब नहा लेंगे, परहा परहा म्हणजे नदी, सायंकाली मतलब शाम को या रात को यहाँ पे मीनिंग है, चांदनिया मतलब सितारे, गणती मतलब गिनना काउंट करना। तो कवि कहते हैं कि हम सुबह सवेरे उठ जाएंगे और घूमेंगे, टहलेंगे, धूप में हम नहा लेंगे। जैसा आप देख रहे हैं मैं धूप में खड़ा हूँ, तो धूप में हम नहा लेंगे और ऐन दोपहर के वक्त हम नदियों में तैरना सीखेंगे और शाम को, रात को हम आसमान में जो चांदनियाँ हैं, तारे हैं, उसे हम देखेंगे और उन चमचमाती चांदनियों को हम गिनती करेंगे। तर कवी म्हणतात की चला आपण भल्या सकाळी उठू आणि दिवसभर या उन्हामध्ये न्हावून घेऊ आणि ऐन दुपारच्या वेळेस आपण जाऊन नद्यांमध्ये म्हणजे पर्ह्यांमध्ये पोहू, तैरू आणि सायंकाळ झाल्यावर जेव्हा चांदण्या आकाशात येतील तेव्हा त्यांना बघून आपण त्यांची गिनती करू, त्यांना आपण मोजू। अशा प्रकारे कवी आपल्याला या नैसर्गिक घटकांपासून काय काय शिकायला मिळते ते आपल्याला या कवितेमध्ये त्यांनी अगदी सुंदररित्या आपल्याला स्पष्ट केले आहे। तो चलो बच्चों, अब हम देखते हैं इस कविता पर आधारित स्वाध्याय यानी कृति। तो आप देख रहे हैं कि आकृति आ गई है। प्रश्न 1 आकृति पूर्ण करा। तो यह आकृति जो आपको दिख रही है, देखिए यह आकृति आपको कविता के माध्यम से पूरी करनी है। देखते क्या प्रश्न है। कवितेतून तुम्हाला कळलेले नैसर्गिक गुरु। इस कविता में तुम्हें जो नैसर्गिक गुरु समझ में आए हैं उनका नाम लिखेंगे। हालांकि यहाँ पे तो 3 दिए हुए हैं, वैसे तो नैसर्गिक गुरु मेरे ख्याल से 13 दिए हुए हैं, लेकिन हम सिर्फ 3 ही लिख लेते हैं। नंबर 1 झाड़े, नंबर 2 वेली आणि नंबर 3 पशु पाखरे। चला आता आपण बघू दूसरा प्रश्न। तख्ता पूर्ण करा। देखो बच्चों, ये एक टेबल दिया हुआ है, ये टेबल को, इस तख्ते को हमें पूरा करना है। बघा काय आहे, निसर्गातील घटक म्हणजे फर्स्ट कॉलममध्ये निसर्गातील घटक दिले आहे, मतलब इस निसर्ग के घटक हमें दिए गए हैं। और दूसरे कॉलम में दिया हुआ है त्यांच्याकडून माणसाने काय शिकावे और उनसे इंसान ने क्या सीखना चाहिए या इंसान को उनसे क्या सीख मिलती है वो हमें लिखना है। जैसे झाड़े मतलब दरख्त, झाड़ों से हमें क्या सीखना है, इंसान को क्या सीखना है, तर झाडे आपल्याला परोपकार शिकवतात। झाडे आपल्याला परोपकार शिकवतात, मतलब झाड़ हमें दूसरों पे उपकार करना सिखाते हैं। 2 पाखरे, पाखरे आपल्याला काय शिकवतात देखेंगे। पाखरे आपल्याला स्वतंत्रता शिकवतात। 3 मुंग्यापासून आपण काय शिकतो, तर मुंग्या शिस्तप्रियता शिकवतात।
शिस्तप्रियता मतलब डिसिप्लिन। हाँ, चींटियां हमें डिसिप्लिन सिखाती है, शिस्तप्रियता सिखाती है। 4 भुंगे। भुंगे आपल्याला काय शिकवतात? भुंगे मतलब भौरे। भुंगे आपल्याला आनंदित राहणे हे शिकवतात। आणि 5 मधमाशा आपल्याला काय शिकवतात? आणि मधुमक्खी हमें क्या सिखाती है? मधमाशा आपल्याला संच करणे शिकवतात। एकदा पुन्हा बघा। झाडे परोपकार शिकवतात, पाखरे स्वतंत्रता शिकवतात, मुंग्या शिस्तप्रियता शिकवते, भुंगे आनंदी राहणं शिकवतात आणि मधमाशा संच करणे मतलब जमा करना हे शिकवतात। चला आता अपन बघू प्रश्न क्रमांक 2। देखो बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको, इसमें अगट और बगट दिखाई दे रहा है। तो इसमें डायरेक्ट आपको मैं उत्तर समझा दे रहा हूं। प्रश्न 2 योग्य जोड़ियां लावा मतलब सही जोड़ियां लगाइए। तो गट अ में दिया हुआ है निसर्गातील घटक और यहाँ पे उनके कार्य। कार्य मतलब उनका वर्क। 1 मुंग्या। मुंग्यांचे कार्य काय आहे? उत्तर बंगला उभारतात। 2 भुंगे। भुंगे यांचे कोणतं कार्य आहे? यांचे कोणतं काम आहे? इनका कोणतं काम आहे? उत्तर ई सूर ऐकवतात। 3 फुलपाखरू मतलब तितलियां। इनका काम क्या है? इकडून तिकडे उडवतात किंवा उडतात। 4 मधमाशा। मधमाशांचे काय काम आहे बघा? मोहळ बांधतात। इस तरह से हमें नैसर्गिक घटक और उनके कार्य लिखना है। चला आता आपण बघू प्रश्न क्रमांक 8। खालील मुद्द्यांच्या आधारे तुमची शाळा व बिनभिंतीची शाळा यामधील तुलना करा। के नीचे एक तख्ता दिया हुआ है और कुछ मुद्दे दिए हुए हैं। मुद्दे मतलब पॉइंट्स, और इन पॉइंट्स के आधार पर आपको आपकी स्कूल और बिनभिंतीची शाळा मतलब कुदरत की स्कूल, इसका आपको तुलना करना है, कंपैरिजन करना है। तो बघा मुद्दे बघा, तर 3 मुद्दे दिलेले आहेत, 3 पॉइंट्स दिए गए। 1 इमारत, 2 शिक्षक आणि 3 विद्यार्थी। चला आता तुमची शाळा आणि बिनभिंतीची शाळा। हम लोग इमारत, बगडी आणि बिनभिंतीची शाळा कशी असते? उघडी। बगड़ी मतलब दीवारों से घिरी हुई और उघड़ी मतलब खुली। दूसरा शिक्षक। तो इस 2 स्कूलों में शिक्षक कैसे रहते हैं? शिक्षक कौन कौन होते हैं? तर उत्तर यही मनुष्य शिक्षक असतात, मनुष्य। और बिनभिंती की शाळा में कौन शिक्षक होते हैं? निसर्गातील घटक। 3 विद्यार्थी। तो इन स्कूलों में विद्यार्थी कौन कौन होते हैं? उत्तर हमारी स्कूलों में मुले मुली ये विद्यार्थी रहते हैं, और बिनभिंतीची शाळा में सर्वजन म्हणजे सर्व मानव जाती विद्यार्थी असतात। चला आता आपण बघू शेवटला प्रश्न। कवितेतील यमक जुडणाऱ्या शब्दांच्या जोड्या शोधा। ये कविता में जो कविता हमें दी गई है त्यामध्ये काही यमक जुडणारी शब्द आहेत। यमक म्हणजे काय? तर यमक म्हणजे राइमिंग वर्ड्स। तो कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं, इसकी जोड़ियां हमें कविता में से ढूंढ के निकालना है। बहुत आसान है। देखो हालांकि 3 दिए हुए हैं, मैं एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको। नंबर 1 गुरु, नंबर 1 गुरु करू, 2 मुंग्यांच्या भुंग्यांच्या, 3 ओहळ मोहळ आणि 4 न्याहू पाहू। ही आपली काही यमक जोडणारी शब्द आहे। चला आता प्रश्न क्रमांक ई, गटात न बसणारा शब्द ओळखा। कि जो शब्द ग्रुप में नहीं बैठता, नहीं आता है, जो ग्रुप से अलग है, वो शब्दों को पहचान के हमें लिखना है। तो बघा 4 गटे दिले आहेत, 4 ग्रुप दिए गए। नंबर 1 झाडे, वेली, पशु, रोप। यामधून वेगळा शब्द कोणता आहे? पशु। 2 सकाळ, दुपार, सायंकाळ, प्रहर। यामधून वेगळा शब्द? उत्तर प्रहर। 3 चंद्र, चांदण्या, आकाश, वारा। यामधून वेगळा शब्द आहे? वारा। 4 झाडे, फुलपाखरू, मधमाशी, मुंगी।
यामधून किंवा या गटामधून वेगळा शब्द आहे झाडे. चला आता अपन बघू प्रश्न क्रमांक 3 स्वमत. बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हमें अपने शब्दों में लिखना होता है और परीक्षा में ये 2 अंकों के लिए यानी 2 गुणों के लिए पूछा जाता है. तो कुल 3 प्रश्न दिए गए, 1 2 3. मैंने पहला और तीसरा प्रश्न, ये 2 प्रश्नों का एक ही उत्तर तैयार किया हूँ. तो आप यानी प्रश्न पहला और प्रश्न तीसरा का एक ही उत्तर लिख सकते हैं. देखते कैसा. नंबर 1 प्रश्न, कवितेच्या शीर्षकाचा तुम्हाला समजलेला अर्थ स्वभाषेत लिहा. ये कविता का जो शीर्षक दिया गया है बिनबिंतीची शाळा, इसका आपको क्या अर्थ समझा है यह आपको अपने शब्दों में लिखना है. आणि तीसरा प्रश्न काय आहे, निसर्ग हाच आपला खरा गुरु आहे. कि नेचर, कुदरत ही हमारा सच्चा गुरु है. ये उदाहरण स्पष्ट करना, ये उदाहरण के साथ हमें स्पष्ट करना है. तर बघा उत्तर कसे लिहू आपण. बिनबिंतीची शाळा या कवितेमध्ये कवी ग.दी. माडगूळकर यांनी अनौपचारिक शिक्षणाचे महत्त्व सोप्या सरळ शब्दात मांडले आहे. निसर्ग हाच आपला गुरु आहे हे स्पष्ट केले आहे. तो ऐसा हम इंट्रोडक्शन का एक फर्स्ट पैराग्राफ लिख लेंगे. दूसरा देखिए यहाँ पर भी आ गया है उत्तर. या कवितेच्या शीर्षकावरून मला कळते की शिक्षणात मुलांना स्वच्छंदपणे प्रात्यक्षिकरित्या शिक्षण द्यायला हवे. निसर्गापासून ही मनुष्यास भरपूर शिकायला मिळते. तो मुझे ये समझ में आता है कि बच्चों को शिक्षण के दौरान प्रात्यक्षिक की तरफ यानी प्रैक्टिकल के तौर पे ज़्यादा सीखना चाहिए. और निसर्ग हमारा एक गुरु है और इसका हमें उसका उपयोग करना चाहिए और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. म्हणून शिक्षणास निसर्गाची जोड द्यायला हवी. इसीलिए शिक्षण को निसर्ग की जोड देनी चाहिए. निसर्ग हाच आपला खरा गुरु आहे, कारण झाडे आपल्याला परोपकाराची, पाखरे आपल्याला स्वातंत्र्यतेची, मुंग्या आपल्याला शिस्तप्रियता, भुंगे आपल्याला सदैव आनंदित राहणे आणि मधमाश्या आपल्याला संच करणे ही शिकवण देतात. म्हणून निसर्ग हाच आपला खरा गुरु आहे हे समजते. आता प्रश्न क्रमांक 2, निसर्गातील घटकांपासून मिळणारा आनंद तुमच्या शब्दात लिहा. कि निसर्ग के घटकों से तुम्हें कौन सी खुशी मिलती है ये आपको अपने शब्दों में लिखना है. तो कौन सी खुशी मिलती है, तो पहला है जो पैराग्राफ है हम ऐसा ही लिख लेंगे. बिनबिंतीची शाळा या कवितेमध्ये कवी ग.दी. माडगूळकर यांनी अनौपचारिक शिक्षणाचे महत्त्व सोप्या सरळ शब्दात मांडले आहे. उत्तर देखिए, निसर्ग म्हणजे आमचे सगे सोयरे असे संत म्हणतात. तो संत कहते हैं कि निसर्ग मतलब यही हमारे सगे संबंधी है. झाडांपासून आम्हाला ऑक्सिजन मिळतो, झाड़ से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है, त्यामुळे आपण निरोगी राहतो. उस वजह से हम निरोगी रहते हैं. ओढे झरे आपल्याला आनंद प्रदान करतात और नाले झरने ये हमें खुशियाँ प्रदान करते हैं. हिरवेगार डोंगर व रान बघितल्यावर मन आनंदित होते और हरे भरे जंगल और पर्वत देखकर दिल खुश हो जाता है. पक्ष्यांमुळे वातावरण संगीतमय होते, त्यामुळे मानवजाती प्रसन्न होते. अशा प्रकारे निसर्गापासून मिलनारा आनंद अपन व्यक्त करें. थैंक यू बच्चों. अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, कविता समझ में आई हो, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल माझी मराठी को लाइक कीजिए और आगे सब्सक्राइब